आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। सरकार ने सीए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया है कि देश के कई हिस्सों से खबरें इस तरह की है कि वहां पर प्रोटेस्ट अब शुरू हो गए हैं। लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। साथ ही साथ जो मिल्ली तंजीमें हैं वो भी मुखर अंदाज में अब खुल करके सामने आई है और उन्होंने सीएए का खुल करके विरोध किया है और एक बयान जारी किया है। इज्तिमाई तौर पर यूनाइट होकर के एक बयान जारी किया है और इस पूरे एक्ट को यानी जो सरकार ने ये कदम उठाया है इसको लेकर के शदीद इसकी निंदा की है। कड़े लफ्जों में इसकी निंदा की गई है। साथ ही साथ इस पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए ये कहा गया है कि लोग जो है इस पूरे मामले पर थोड़ा सा होशमंदी का मुजाहरा करें और फौरन ही जो है सड़कों पर उतरने के बजाय अक्ल से काम लें और कोशिश ये करें कि इस पूरे मामले पर किसी तरह की बदनस्मी ना हो। मुजाहरा किया जाए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ये मुजाहरा होना चाहिए। एक तरफ ये पूरा मामला है, दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये जो समय चुना गया है, जब देश में गरीबी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, ऐन चुनाव के मौके पर ये लागू किया जाना, हालांकि ये 4 साल पहले कानून बन चुका था। उस वक्त इन तमाम चीजों को ना लागू करके अब ऐन चुनाव के मौके पर इसे लागू किया जाना कई तरह के सवाल खड़े करता है और यह भी सवाल पैदा करता है कि क्या सरकार की मंशा सिर्फ एक चुनावी एजेंडे के तौर पर रह गई है या फिर सरकार इस पूरे मामले को लेकर के कितनी संजीदा है। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि अगर सीए लागू कर दिया गया है तो एनपीआर का क्या होगा। और ये जो है इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जब सीए लागू होगा तो जाहिर है कि बगैर एनपीआर के सीए लागू नहीं हो सकता और एनपीआर को लेकर के कई तरह के सवालात यहां पर खड़े होते रहे हैं और मुस्लिम संगठन और उसके अलावा और जो दूसरी कम्युनिटीज है वो भी इस चीज को लेकर के कड़ी अपनी आपत्ति जताती रही है। तो आज इसी चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बहैसियत हिंदुस्तानी आखिर मुसलमानों का क्या रुख होना चाहिए इस पूरे मामले पर। क्या मुसलमान करे कि इन तमाम जो ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इस हथकंडे से कैसे बचा जाए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस मोहम्मद अदीब साहब हैं जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं, उनकी आवाज को लोग सुनते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे जो खास मेहमान हैं वो प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब हैं जो कि जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। इंजीनियर सलीम साहब, हम आपसे ही समझना चाहेंगे चूंकि मुस्लिम तंजीमों ने मिलकर के एक बयान जारी किया है, आखिर ये जो पूरा सीए कानून लागू किया गया है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह की आशंकाएं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात जो अर्ज करनी है वो तो ये है कि 2019 में सीएए का ये अमेंडमेंट लाया गया था। हालांकि 1955 का सिटीजनशिप एक्ट मौजूद है और उसमें किसी भी सिटीजन, किसी भी बाहर के लोगों को अगर उनके पास माकूल वजह है तो उनको सिटीजनशिप देने की पूरी प्रोविजंस मौजूद हैं। इसके बावजूद ये अमेंडमेंट लाया गया 2019 में और उस अमेंडमेंट में ख़ास तौर से तमाम मज़ाहिब का जिक्र किया गया सिवाय मुसलमानों के, मुसलमानों के अलावा जो भी बाहर से जिन मुल्कों का भी जिक्र किया गया है वहाँ से मुसलमानों के अलावा जो भी आएंगे उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये जो अमेंडमेंट था इसका बहुत विरोध भी हुआ और इसका विरोध करने वालों में सिर्फ मुसलमान नहीं थे बल्कि इस मुल्क के बहुत संजीदा लोग जो समझते हैं कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें तमाम सिटीजन्स को लोगों को बराबरी का दर्जा है और हुकूमत की निगाह में मज़हब, तमाम मज़ाहिब जो हैं हुकूमत की निगाह में यकसा हैं, बराबर हैं। मज़हब की बुनियाद पर कोई
डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये जो अमेंडमेंट लाया गया ये साफ तौर पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन है उसको डिमोलिश करता है और रिलीजन को सिटीजनशिप की बुनियाद बनाना ये इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। और तमाम दूसरे मज़ाहिब को शामिल करके सिर्फ इस्लाम को और मुसलमानों को उससे अलग करना ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो 2019 का अमेंडमेंट लाया गया, उस वक्त भी काफ़ी इसका विरोध हुआ, लेकिन ताज्जुब की बात है कि 4 साल तक इस पर अमल करने की में कोई दिलचस्पी हुकूमत ने नहीं दिखाई, क्योंकि हुकूमत जानती थी कि इसका बहुत विरोध हुआ है, हो रहा है। लेकिन अब इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं और अब इस मौके पर इसका ऐलान किया गया है कि इसको नाफिज किया जाएगा, उसके रूल्स बनाए गए हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जब ये अमेंडमेंट लाया गया था तब ये बात कही गई थी कि जो क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट और हिंदूज जो पड़ोसी मुल्कों में जिनको प्रोसिक्यूट किया गया या जो सताए गए, अगर वो उस बुनियाद पर सिटीजनशिप मांगते हैं तो उनको ये सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन अब जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें प्रोसिक्यूशन का जिक्र भी नहीं है। तो ये साफ अंदाजा किया जा सकता है कि अब बुनियाद प्रोसिक्यूशन भी नहीं है, बल्कि सिर्फ मजहब बुनियाद है। और एक मैसेज जो दिया जा रहा है वो ये कि इस मुल्क में मुसलमानों को वो दर्जा हासिल नहीं करना चाहते या नहीं देना चाहते जो हमारा दस्तूर और संविधान देता है। तो इससे बहुत सारे अंदेशे पहले भी थे और अब बढ़ गए हैं। और इसकी मुखालफत सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देख रहे हैं आसाम में मुखालफत हो रही है, बंगाल में मुखालफत हो रही है और दूसरे लोग कर रहे हैं, दूसरे मजहब के लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ इन्होंने ट्राइबल जो एरियाज हैं नॉर्थ ईस्ट के उनको एक्सक्लूड किया है कि वहाँ ये लागू नहीं होगा। तो पूरी तौर पर डिस्क्रिमिनेटरी और सेलेक्टिव ये एक किस्म का अमेंडमेंट है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बुनियादों को मुनहदिम करता है। और इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन का ये एक साफ तौर पर एक मिसाल है। और इसके लिए हमारी अदालतों को भी मुझे लगता है इस पर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। इसके बारे में अदालतों में जो अपील्स और रिट्स पेंडिंग हैं उनको चाहिए कि वो अदालतें जल्द उस पर गौर करें और इस डिस्क्रिमिनेटरी अमेंडमेंट को वापस लिया जाना चाहिए। ठीक है। अदीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदीब साहब, जिस तरह से इंजीनियर सलीम साहब ने कहा कि चूंकि जो संविधान की रूह है वो कहीं ना कहीं इससे उसको ठेस पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है, साथ ही साथ सरकार ये कहती है कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, जबकि साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को यहाँ पर नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर बात संविधान की करते हैं तो 1900 इंदिरा गांधी के जमाने में 1971 में भी संविधान में इससे जुड़े कई संशोधन हुए, जैसे कि सेकुलरिज्म शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर भी उस वक्त विरोध हुए थे। देखिए, इंजीनियर सलीम साहब ने कानूनी नुक्ते से बहुत बेहतर तरीके से ये हम लोगों को बयान कर दिया। हकीकत ये है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन यहाँ कानून का मसला नहीं है। ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके तस्वुर में एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये इस तरह के अमल करते हैं। इनके अभी एक एमपी ने, जो बड़े सीनियर एमपी हैं बेंगलोर के, उन्होंने तो एलानिया कह भी दिया कि हमें 400 सीटें दिला दो, हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। फॉर्मर ये मिनिस्टर भी है। जी, उनका मिनिस्टर भी, वो तो अब जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही है, और जैसा सलीम साहब ने कहा ये 4 साल पहले ये पास हो चुका है, ये इनके पास इलेक्शन जीतने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। तो इस तरह की शोबेबाजी जो कर रहे हैं इसको हमें समझना चाहिए। और इस वक्त हमें
बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मकसद क्या है अंदर साहब? मकसद ये है कि जाहिर है कि मुसलमान बेचैन है कि उसकी हैसियत खत्म की जा रही है दुनिया में। कहीं ऐसा हुआ नहीं है कि साहब आपको नेशनलिटी मजहब के नाम पे देंगे। यानी दुनिया की नजर में, कानूनी तौर पे तो छोड़ दीजिए, दुनिया की नजर में कि साहब आपको फला फला अगर है तो आप वेलकम है, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आप नहीं आ सकते। ये तस्वुर कोई कर सकता है कि आज के महजब सोसाइटी में ये सिर्फ जाहिल ही सोच सकता है? और क्योंकि ये जाहिलों की एक बड़ी जमात है, उसने एक तरीका अपनाया है। अब ये इलेक्शन का इसके पीछे पहलू है जो मैं समझता हूं कि ये है कि इसमें कुछ इश्तियाल हो। आपने देखा कि जब ये सीए का और इसके तहरीक चली तो खवातीन ने आपके एक सबूत साबित किया था कि हिंदुस्तान में ये खबर थी कि मुसलमान औरत जो है वो तो घरों में रहती है, बैकवर्ड है, पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक तारीखी मुजाहरा किया था और ये साबित कर दिया था कि यहाँ मुसलमान मर्द जो है वो तो सो गया है। उन खवातीन ने एक तारीख कर दी थी और मैं समझता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान में नॉन वायलेंट गांधीनियन वैल्यूज की पहली बड़ी तहरीक चली। इन्होंने झुल्ला के जो सितम ढाया तो आज न जाने कितने लोग जेलों में आज भी हैं, बाकी मुकदमे लड़ रहे हैं। ये मकसद इनका सिर्फ ये है कि कहीं से कुछ इश्तियाल हो। ये बुरी तरीके से फंस गए हैं जो इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का फैसला 2 दिन पहले आया, तो इसके लिए बड़ी बड़ी शोबेबाजी हुई। एकदम से मीडिया ने कवर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है, ऑर्डर दिया है कि आप वो सारे ब्लैक मनी को जो वाया बैंक वाइट कर रहे थे, आप आए तो ये कह के थे कि हम ब्लैक मनी को आउट करेंगे। इन्होंने तो ब्लैक मनी को बैंक के थ्रू वाइट करा के करोड़ों रुपया खा लिया। उसके लिए जब जजमेंट आया और मीडिया ने हंगामा शुरू किया तो आपको याद होगा कि उसी दिन शाम को एक न्यूज ये चली कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेशन को एड्रेस करने जा रहे हैं और वो सारा मीडिया वहां से छोड़ के कि प्राइम मिनिस्टर बोलने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं। मालूम ये हुआ कि बाद में एक ट्वीट करके उन्होंने, तो ये डाइवर्जन था। उसके बाद अब इनके पास एक डाइवर्जन का ये जरिया आया कि ये जो 4 साल पुराना केस है इसको इम्प्लीमेंट कर दो। इम्प्लीमेंट ऐसे तो हो नहीं जाएगा, आज से 4 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन अगर हमने कोई समझदारी नहीं दिखाई और कहीं सड़कों पे आ गए, मिली जमातों का, सियासी जमातों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, उन्होंने ऐलान किया, इसको कंडम किया, हम सबको कंडम करना चाहिए। लेकिन इनके हाथ में खिलौना नहीं बनना चाहिए जो एक बड़ी साजिश है, इलेक्ट्रिकल साजिश है। इनके पास कुछ भी नहीं बचा है सिवाय इसके कि पोलराइजेशन हो, इसको मुस्लिम इशू बनाकर वोट हासिल करें। अगर इस वक्त मुसलमान समझदारी से चुप हो जाए कि भाई कर लो जो करना है, कह ये रहे हैं उनका, बीजेपी का ये आया है कि साहब हम तो लोगों को निकाल रहे हैं, बुला रहे हैं। भाई तुम बुला क्या रहे हो? कोई दुनिया में ऐसा मुल्क है जहां हजारों लोग रोज भाग रहे हैं? पार्लियामेंट में इन्होंने कहा कई लाख लोग चले गए जब से मोदी साहब तशरीफ लाए हैं। इस मुल्क में कौन आ रहा है भाई? ये कोई मुल्क ऐसा है जिसमें लोग बाहर से आएंगे? यहाँ तो लोग भाग रहे हैं, यहाँ के नौजवान भाग रहे हैं। और हम मुसलमान ही नहीं भाग रहे, मुसलमान तो बेचारा जहां है वो वहीं बैठा हुआ है। जितने भी बीजेपी के बड़े वर्कर हैं या मोदी भक्त हैं, उनकी सबकी औलादें हिंदुस्तान छोड़ छोड़कर भाग चुकी हैं। अभी मैं गया था फार ईस्ट में, एक पूरा यहाँ का जो बड़ा तबका है जो मोदी भक्त है, वो पासपोर्ट लेके वहां सिंगापुर और दूसरी इंडोनेशिया और कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। यूरोप तो छोड़ दीजिए। तो ये मुल्क वो मुल्क है जहां से लोग भाग रहे हैं। आप बुला किसको रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ये साजिश है। मेरा अपना अंदाजा ये है कि मुसलमान समझ चुका है, ये इम्प्लीमेंट करके तो दिखाएं।
इनके जब 4 साल लग गए इनको बाइलाज बनाने में, ये इलेक्शन के लिए फुलझड़ी छोड़ दी इन्होंने। बिल्कुल ये इलेक्शन के जरूर है लिए। कि हमको जी, हमको इलेक्शन के कंडेम लिए करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमें कंडेम करना चाहिए, लेकिन अपनी कौम को बताना चाहिए हम्म, कि इनके जाल में मत आना। हम्म, ये इलेक्शन का एक जुमला है। हम्म, और ये खुद जो इनकी, जैसे इन्होंने घबरा के ये कहा कि ट्राइबल को हमने हटा दिया है। हम्म, अरे ट्राइबल तो इस मुल्क के मालिक हैं, तुम बाहर के हो, हम्म, तुम बाहर के हो भाई। हम्म, मैंने तो एक मीटिंग में ये बात कही थी कि भाई ये शाह जो नाम है, जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं, हम्म। शाह नाम तो ईरान में होता है, अफगानिस्तान में है। अरे भाई तुम अपने कागज दिखाओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ से आए थे? हम्म। यहाँ अगर है तो पंडित है, वर्मा है, शर्मा है, जाने कौन कौन है, अच्छा, लेकिन सीए को शाह। लेकर के सलीम साहब, चूंकि सीए को लेकर के कई तरह के टेक्निकल सवाल भी खड़े किए गए। इससे पहले जब ये कानून लाया गया था उस वक्त भी जो खुफिया एजेंसीज थी उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर आंख बंद करके जो लोग वहां से आ रहे हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, उनको अगर शहरियत दे दी जाती है तो ऐसा भी जो है खदशा जाहिर किया गया, आशंका जाहिर की गई कि कहीं ऐसा ना हो कि चाहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हो या फिर और जो दूसरी एजेंसीज हैं जो भारत के खिलाफ जाकर के काम करती हैं, भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने का काम करती आई हैं, वो तमाम एजेंसीज जो है इसका गलत इस्तेमाल कर सकती हैं और करने की एक तरह की आशंका जाहिर की गई। जब इस तरह की सिक्योरिटी अलर्ट एजेंसीज की तरफ से भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है ये पूरे मुल्क में एक सिर्फ एक बात कह दी जा रही है कि इसको हम लागू कर रहे हैं, सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं देखा जा नहीं, रहा है। जी। अन्ना साहब, ये इलेक्शन शुक्लबाजी है। अगर आपको याद होगा, जब ये बिल आया था उसके बाद अखबारों में और टीवी में बड़ी खबर आई कि वहां सिंध में, राजस्थान में 15 घर के खानदान के लोग यहाँ आ गए, 80 से ज्यादा लोग। ये खबर किसी ने नहीं बताई कि सब भाग गए, हम्म, कोई नहीं टिका यहाँ, ये नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ कौन आ रहा है भाई? वो सब हिंदू थे जो बुलाए गए थे, और उनकी बड़ी फोटोएं खींची और उन्होंने बड़े बयान दिए। जब यहाँ भूखे मरने लगे और उनको यहाँ के क्या कहते हैं राशन भी नहीं मिला और यहाँ उनको कुछ नहीं मिला, उनको हकीकत पता लग गई, भाग गए। ये इनको भी मालूम है कि हमारे यहाँ कोई नहीं आने वाला है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो गैर कानूनी काम ये कर रहे हैं, इससे इलेक्शन में वो फायदा उठाना चाहते हैं। आपको याद है 370 हमने बदल दिया, निकाल दिया, फला कर दिया। क्या हुआ कश्मीर का हाल? कुछ ठीक हुआ? वो भी इलेक्शन स्टंट था। तो ये इलेक्शन के लिए फुलझड़ी छोड़ते हैं। ये तो इस हद तक आ गए हैं कि भाई, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले देखिए कि जो इनका मजहब है वो बेस करता है सबसे बड़ा शंकराचार्यों पे, उनको भी उन्होंने हटा दिया। उन शंकराचार्यों ने कहा ये डेट ठीक नहीं, उनका नहीं, हम करेंगे क्योंकि इलेक्शन जीतना है। ये इसके अलावा इस पार्टी के पास, इस हुकूमत के पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। हम बहुत एहतियात करें कि इनके ट्रैप में ना आए, ठीक है। बस इतनी सी बात है। ठीक है। ये जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इस मुल्क में जो हमेशा से सैकड़ों हजारों सालों से मुख्तलिफ कौमों के डेरे आए हैं, मुख्तलिफ कौमों ने आके यहाँ अपने, यहाँ जमीन ने अपना दामन फैलाया है। लेकिन इनका इनका समझ इनकी यह है कि ये जो 4-5 सूबे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है वही हिंदुस्तान है, और ये एक कोशिश में है कि उसी हिंदुस्तान में कायम रह जाए। तो ये बड़ा खतरनाक खेल ठीक है। है। ठीक और है मैं अजीत साहब। समझता हूँ कि इसमें भी ओवर रिएक्ट नहीं करना। अब आप देखिए ना कि वो उसकी कोई बहस नहीं हुई है 3 दिन में, कि जो इन्होंने नाजायज तौर से ब्लैक मनी को वाइट कराया है थ्रू बैंक और खा गए हैं पैसे, वो राज खुलने के ऊपर बातचीत बहुत कम हो रही है नेशनल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे है, नेशनल मीडिया पे नहीं। नेशनल मीडिया पे आपको सीए ही बात करता हुआ दिखेगा, और अगर कहीं 4 आदमी खड़े हैं तो वो दिखा रहे हैं। और खासतौर से अगर कहीं 4-5 मुसलमान बेचारे खड़े हो गए और सवाल कर दिया, तो वहां पुलिस लगा के इंतशार पैदा करा देंगे, और पुलिस की मार्चेस चला रहे हैं, पुलिस की वो क्या कहते हैं, वो परेड हो रही है। माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है जैसे मालूम होता है कि हिंदू मुसलमान होने जा रहा है।
इससे बहुत बचने की जरूरत है। ठीक है, बचने की जरूरत है। ठीक है अदीब साहब, बचने की जरूरत है। चूंकि हमारे साथ इंजीनियर सलीम साहब भी मौजूद हैं। इंजीनियर सलीम साहब, एक चीज आपसे ये समझना चाहेंगे, सरकारों का काम लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराना होता है, सिक्योरिटी मुहैया करानी होती है। जिस तरह से ये सिक्योरिटी को तमाम तरह की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उन तमाम इश्यूज को बालाए ताक रखा जा रहा है, उसे इग्नोर किया जा रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए, दुनिया में भुखमरी की कगार जो एक लिस्ट आती है, उसमें भारत जो है 125 देशों में 111वें नंबर पे पहुंचा हुआ है। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पर है। सरकार इन तमाम चीजों से अपने नजर को फेरते हुए एक इस तरह के मुद्दे को अगर हवा दे रही है, तो किस तरह की यह मंशा है? आखिर देशवासियों को करना क्या चाहिए? ये सरकारें जो लोगों के जज्बात से इस तरह से आकर के खेल करती हैं, क्या अदालतों को ये चीजें नहीं दिखती? जी, आपने बिल्कुल सही इशारा किया है कि सरकारों का जो असल काम है वो लोगों के मसाइल हल करना है। और इस मुल्क में आवाम के जो मसाइल हैं जिनका आपने जिक्र किया है, ख़ासतौर से बेरोज़गारी और गरीबी और महंगाई, तो ये जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ की तरफ सरकार की तवज्जो नहीं है और वो चाहती भी नहीं है कि इन इश्यूज़ पर बात हो, क्योंकि अगर इन इश्यूज़ पर बात होगी तो सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है और लोगों की नाराज़गी का सरकार को अंदाज़ा है कि अगर असल इश्यूज़ पर बात होगी तो लोगों की नाराज़गी सामने आएगी। इसीलिए वो इस तरह के इमोशनल जो इश्यूज़ हैं, बांटने वाले इश्यूज़ हैं, पोलराइज करने वाले इश्यूज़ हैं, उनका सहारा लेकर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और ये साफ तौर पर, जैसा मोहतरम अदीब साहब ने बहुत वाज़ेह तौर पर बताया है कि ये इनका ये डर है और ये डरे हुए हैं कि आवाम अब इनके असल चेहरे को समझ चुकी है। आवाम जान रही है कि ये लोगों को बांट कर, इमोशनली चार्ज करके, और ये इलेक्शन, अगला इलेक्शन भी जीतना चाहते हैं। 22 जनवरी को जो कुछ अयोध्या में हुआ, वो एक सोचा समझा मंसूबा था। डेट का इंतखाब भी इसीलिए किया गया था कि उस इमोशनल मुद्दे को पूरे मुल्क में चलाया जाए और फिर उसका इलेक्शन में फ़ायदा हो। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे देश की जो जनता है, आवाम है, बहुत मैच्योर होती जा रही है और उसने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया है और उनको साफ नज़र आ रहा है कि वो 22 जनवरी का इमोशनल कार्ड अयोध्या का, वो इनको कोई फ़ायदा देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब इन्होंने ये सीएए का मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे के ज़रिए से वो चाहते हैं कि देश में इस तरह का माहौल हो। लेकिन अब हमारे मुल्क की आवाम बहुत मैच्योर हो गई है और वो समझ रही है कि ये मुद्दा इस वक्त क्यों लाया गया है। और कोई बहुत बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस नहीं है जो इस मुल्क के शहरी बनना चाह रहे हों और उसके लिए इस अमेंडमेंट को लाने की भी ज़रूरत नहीं थी। प्रोविजन सारे मौजूद थे, जिसको आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन ये कि और मुसलमान भी ख़ास तौर से अब ये सब चीज़ें समझ रहा है कि इस वक्त इस मुद्दे को लाने का मंशा क्या है और वो चाहते हैं कि मुसलमान ज़रा जज्बात में आएँ और कुछ ऐसा करें जिससे उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो और मेजॉरिटी कम्युनिटी को वो अपने फेवर में कंसोलिडेट करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूँ इस मुल्क का आवाम भी और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी बहुत सब्र के साथ और पूरी समझदारी के साथ इन हालात को देख रहा है और वो इनकी चालें और इनकी इस साजिश को समझता है। तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान जो है इनके इस जाल में फंसेगा। लेकिन ये बात सही है कि ये जो मुद्दा है ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी मुद्दा है और हमारे मुल्क की तस्वीर को बिगाड़ने वाला भी मुद्दा है। पूरी दुनिया में हमारी जो तस्वीर बन रही है वो कैसी तस्वीर बनेगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी इन पड़ोसी मुल्कों के कुछ मुसलमान भी अगर यहाँ दरख्वास्त दें आने की
और उनको आप प्रोसेस के मुताबिक उनको आप सिटीजनशिप दें, तो ये तो आपके मुल्क के लिए एक बड़े गर्व की बात होगी कि लोग आपके मुल्क में आना चाहते हैं। जबकि जैसा अदीब साहब खुद फरमा रहे थे कि 1,20,000 से ज्यादा हमारे देश के पढ़े लिखे नौजवान और कारोबारी लोग वो तकरीबन हर साल इस मुल्क की सिटीजनशिप को विड्रॉ कर रहे हैं, उसको सरेंडर कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों की शरीयत अख्तियार कर रहे हैं। तो ये कितने अफसोस की बात है कि हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान जो जिसको यहाँ अपना मुस्तकबिल और भविष्य नजर नहीं आ रहा, वो कहीं बाहर जाकर दूसरे मुल्कों की सिटीजनशिप ले रहा है। इस पर तो हमें सोचना चाहिए और शर्म की बात है कि हमारे मुल्क को कहाँ ले जाया जा रहा है। तो ये इलेक्शन जीतना और इस मुल्क को जैसा कि अदीब साहब ने भी फरमाया, ये एक खास मजहब के लोगों का मुल्क बनाना चाहते हैं कि ये मुल्क जो है वो एक खास मजहब के लोगों का है और बाकी लोग यहाँ उनके रहम करम पर रहें, तो ये हो नहीं सकता। और हमारा दस्तूर जो है वो असल उसको चोट पहुंच रही है। तो हमारे मुल्क की आवाम को इस वक्त इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो लोग इस दस्तूर को ही एक तरह से ख़त्म करना चाहते हैं या इसकी स्पिरिट को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए और पूरे मुल्क की आवाम के सामने उनका असली चेहरा लाया जाए और बताया जाए कि ये इस मुल्क को किस खतरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं। इस रास्ते पर चलकर जर्मनी तबाह हुआ और आज तक वो उससे उबर नहीं पाया और जर्मनी तरक्की की दौड़ में कम से कम 30-35 साल पीछे हो गया। तो मैं समझता हूँ ये 10 साल हुकूमत ने हमारे मुल्क को भी कम से कम 35-40 साल पीछे कर दिया है और ये रफ्तार जो हमारी है, ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम आवाम से यही कहना चाहते हैं आपके जरिए से कि राजनीतिक फायदे उठाने के लिए, अपने सत्ता को बाकी रखने के लिए आप देश का और समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक रास्ता है और मुझे लगता है आवाम भी इस बात को अब समझ रही है और सही मौका आने पर मुझे लगता है इंशाअल्लाह आवाम भी इनको सही जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर सलीम साहब और मोहम्मद अदीब साहब, आप लोगों ने खुल करके इस मुद्दे पर बातचीत की।